नमस्कार भारत न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल के। रियल न्यूज में बात करेंगे मिडिल ईस्ट को लेकर। मिडिल ईस्ट में जंग, कूटनीति और तेल राजनीति के बीच एक नई डील की चर्चा ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित 60 दिन के युद्ध विराम समझौते में ईरान को 300 अरब डॉलर यानी करीब 28 लाख करोड़ रुपए का रिकंस्ट्रक्शन फंड देने की बात सामने आई है। दावा है कि अमेरिकी कंपनियां ईरान में निवेश करेंगी, हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही सामान्य होगी और क्षेत्रीय तनाव कम करने की कोशिश होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और उसका एनरिच्ड यूरेनियम नष्ट किया जाएगा, लेकिन तेहरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि फिलहाल परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत ही नहीं हो रही। इसी बीच लेबनान में इजरायली हमले तेज हैं, हिजबुल्लाह पर कार्रवाई बढ़ रही है और डब्ल्यूएचओ तथा यूनिसेफ ने मानवीय संकट की चेतावनी दी है। सवाल बड़ा है कि क्या ये युद्ध विराम की शुरुआत है या आने वाले बड़े टकराव से पहले की खामोशी। चर्चा भी करेंगे, पर उससे पहले कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे पिछले 24 से 48 घंटे में क्या कुछ खास रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध विराम ड्राफ्ट में 300 अरब डॉलर कंस्ट्रक्शन फंड का बड़ा प्रस्ताव शामिल सामने आया। अमेरिकी कंपनियों के ईरान में निवेश करने की संभावना ने वैश्विक बाजारों की चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप का दावा है ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, समझौता अंतिम चरण में पहुंच गया। ईरान ने ट्रंप के परमाणु समझौते संबंधी दावों को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह खारिज किया है। फास्ट न्यूज एजेंसी बोली परमाणु सामग्री नष्ट करने जैसी कोई शर्त ड्राफ्ट में नहीं मौजूद है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही सामान्य रखने पर अमेरिका और ईरान के बीच चर्चा जारी है। अमेरिका ने ओमान को चेताया, ईरानी टोल व्यवस्था का समर्थन करने वालों पर कार्रवाई संभव। ईरान बोला अमेरिका की बातों पर भरोसा नहीं, पहले ठोस कदम उठाने होंगे अब जरूरी। ईरानी संसद स्पीकर ने कहा तेहरान केवल जमीन पर दिखने वाली कार्रवाई पर भरोसा करेगा। ईरान ने दावा किया पिछले 24 घंटों में 24 जहाजों को गुजरने की अनुमति दी गई। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद संचालन जारी रखने की बात कही। अमेरिका का आरोप ईरान अवैध शुल्क वसूली के आईआरजीसी को आर्थिक मदद पहुंचा रहा है। ट्रंप बोले अमेरिका हॉर्मुज से नौसैनिक नाकेबंदी हटाने के लिए तैयार दिखाई दे रहा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% एनरिच 440 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद वर्तमान में। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने दोबारा युद्ध शुरू करने की क्षमता जताई सार्वजनिक रूप से। हेग्सेथ बोले अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध पूरी तरह से। सिंगापुर कार्यक्रम में अमेरिका ने एशिया पैसिफिक रणनीति कमजोर न पड़ने का भरोसा दोहराया सार्वजनिक तौर पर। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्च नष्ट करने का दावा किया। रुक करेंगे, दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर वीरेंद्र सुलाथिया है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और डॉक्टर अभिषेक अहलावत है हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट, धन्यवाद, शुक्रिया सर समय देने के लिए। जय हिंद सर। तो शुरुआत करेंगे ब्रिगेडियर वीरेंद्र सुलाथिया सर से हम। सर, अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित 60 दिन के युद्ध विराम समझौते की शर्तों में ईरान ने 300 अरब डॉलर यानी करीब 28.5 लाख करोड़ रुपए के फंड और अमेरिकी कंपनियों के निवेश का प्रस्ताव शामिल है। सर, इस चीज को आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या जो अमेरिकी कंपनी है वो वाकई में तैयार हो जाएंगी ईरान में निवेश करने के लिए? नमस्कार। सबसे पहले आपको, आपके व्यूअर्स को और हमारे को पैनलिस्ट को जय हिंद। ये जो आप यूएस को देखिए, यूएस जो है सबसे पहले कंट्रीज में वॉर करता है, उधर डिस्ट्रक्शन करता है और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन करता है। इसमें उसका हर टाइप से फायदा है। अगर वॉर होगा तो नए नए हथियार उसके टेस्ट हो जाएंगे और विश्व के अंदर उसके हथियार जो हैं, हथियार के साथ साथ असला भी उसके साथ साथ बेचा जाएगा। और जहां पे नुकसान होता है वहां पे अगर यूएस रिकंस्ट्रक्शन के मोड में आता है तो अल्टीमेटली उसका फायदा किसको है? यूएस की कंपनीज को ही है। आप एक नॉर्मल बिजनेस भी देख लीजिए, कोई भी आदमी नॉर्मल बिजनेस भी करता है आज की डेट में तो भी तकरीबन तकरीबन 20 to 25% उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन होता ही होता। अगर $300 बिलियन का अगर रिकंस्ट्रक्शन होगा, अल्टीमेटली उसकी पेमेंट कौन करेगा?
पेमेंट तो कहीं से भी घूम फिर करके ईरान के ऊपर ही आएगा, चाहे आप उससे ऑयल लेंगे या कुछ और करेंगे, आप सिर्फ उसके रिकंस्ट्रक्शन में एड कर रहे। और अगर इसका 25% भी प्रॉफिट आता है तो वो प्रॉफिट किसको जाएगा? उसकी कंपनीज को जाएगा। वो सामान कहाँ से, ये तो डायरेक्ट प्रॉफिट की बात होगी, बाकी उसका सामान रिकंस्ट्रक्शन का कहाँ से आएगा? मेजॉरिटी यूएस से आएगा। टेक्निकल नो हाउ कहाँ से आएगा? यूएस से आएगा। तो ये रिकंस्ट्रक्शन ईरान का तो हो ही रहा है, साथ साथ यूएस का भी री स्टेबलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमी उनकी भी थोड़ी सी डामाडोल है। ऑयल प्राइसेस बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन यूएस के अंदर भी आ रखा हुआ है, वहां भी कीमतें बढ़ गई हुई हैं। किसी तरह से वहां भी लोगों को रोजगार चाहिए, वहां की कंपनीज को भी प्रॉफिट चाहिए। तो अल्टीमेटली यस, रिकंस्ट्रक्शन करने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यूएस रिकंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, पक्का करने के लिए वो उतावला रहेगा, क्योंकि वो एक लार्जर गेम देख रहा है। इसको कहते हैं वो चित भी मेरी और पट भी मेरी। नुकसान भी सब कुछ किया, अपने वेपन्स भी सारे टेस्ट कर लिए, और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन में फायदा भी उसने ले लिया। ईरान भी जो है वो इतना अभी अपना जो कार्ड्स है वो बड़े आराम से खेल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इस वक्त यूएस जो है वो चाहता है कि युद्ध जो है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, बिकॉज इंटरनेशनली ग्लोबली ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, और यूएस नहीं चाहता किसी कारण से भी कि जो है ऑयल प्राइसेस $100 से ऊपर रहे पर बैरल। और ईरान को पता है कि भाई ये जैसे ही इस चीज को लंबा खींचा जाए तो इसमें स्टेट ऑफ हार्मोज पे कंट्रोल उसका रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वो अपना इकोनॉमिक डिफिकल्टी वर्ल्ड के ऊपर क्रिएट कर सकता है, और वर्ल्ड जो है वो यूएस के ऊपर प्रेशराइज कर सकता है कि भाई वो जल्दी से जल्दी ईरान से जगह छोड़े। तो इस तरह से ले दे करके ईरान इसको डिले करना चाहता है, और यूएस यस हर मुमकिन से युद्ध समाप्त करना चाहता है और साथ साथ रिकंस्ट्रक्शन करना चाहता ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक दोबारा मैं रुक करूंगा डॉक्टर अभिषेक लाव सर का। सर किस तरह देखते हैं आप, क्या वाकई में कंपनियां तैयार हो जाएंगी? ब्रिगेडियर सर ने तो कहा कि हाँ, होना तो चाहिए ये सब कुछ। सर्वप्रथम साहिल जी, आपको, आपके दर्शकों को और ब्रिगेडियर सर को जय हिंद, प्रणाम। देखिए, अमेरिका जो है, अमेरिका की, जैसे सर ने बताया कि अमेरिका युद्ध जो है वहां पे एक इंडस्ट्री की तरह देखा जाता है। जो अमेरिका की मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो वहां की इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा घटक, एक तरीके से उनकी इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले इस सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से उनका मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। जो उनका मिलिट्री इक्विपमेंट्स की डेवलप करने की, डिफेंस की जो उनकी इंडस्ट्रीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो युद्ध लड़ना अमेरिका के लिए इसलिए जरूरी रहता है कि वो जितना ज्यादा युद्ध लड़ते हैं, दुनिया को डिस्टर्ब करते हैं, उतने ज्यादा वो हथियार बेच सकते हैं, उतने ज्यादा हथियार डेवलप होते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी वहां की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा काम करती है कि वो जहां भी हमला करते हैं पहले सब कुछ जमींदोज कर देते हैं, फिर रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे बहुत मोटा पैसा वहां पे बनाया जाता है, बहुत कमीशंस वहां पे चलते हैं, बहुत लॉबिंग होती है। इसी वजह से बड़े बड़े ये सेनेटर्स जो उनके कांग्रेसमैन होते हैं, इनको फंडिंग होती है। हमारे देश में तो लॉबिंग लीगल नहीं है, यूएस में लॉबिंग लीगल है। तो वहां पे बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जो लॉबिंग के लिए काम करती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पे के लेन देन होता है लॉबिंग के धंधे में ही। तो ये वहां पे व्यापार है। युद्ध अमेरिका के लिए एक व्यापार है, फायदा और नुकसान देख के ही वो ये करते हैं। अब फिलहाल जो मेरा अभी भी शंका इस बात पे है कि ये युद्ध क्या रुक रहा है। अभी भी जो मेरी विचार में जो शर्तें हैं यूएस की, कि टोटल सरेंडर ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर ड्रीम्स, वो मेरे को अभी भी ईरान की तरफ से अभी इस पे कोई निश्चित बात नहीं आई है। अभी तक जो न्यूज में मैं देख पा रहा हूँ, जो पढ़ पा रहा हूँ आईआरजीसी की तरफ से जो कहा गया है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से, कि हम अपने न्यूक्लियर जो एस्पिरेशंस हैं उनको हम सरेंडर करेंगे नहीं। अभी तक उनकी तरफ से ये आ रहा है, और यही असली रेड लाइन है। बाकी सब चीजें मैनेज हो सकती है। हार्मोज पे वो टोल चाहते हैं, ये दो बातें जिसके पे अमेरिका उनसे सहमत नहीं है। अमेरिका की जो असली दो मांगे हैं, बाकी सब चीजें एडजस्ट हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईरान तेल भी अमेरिका को बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी अमेरिका की कंपनियां इन्वेस्टमेंट भी करने के लिए तैयार हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां है कि क्या ईरानी रजीम
अपने जनता के सामने इतना वीक शो कर सकता है अपने आप को कि अपने न्यूक्लियर एस्पिरेशंस को वो पूरी तरीके से सरेंडर कर दे? फिलहाल मेरे को ये होता नजर नहीं आ रहा है, और अगर ये नहीं होता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इस युद्ध को खत्म करना। अमेरिकन, जैसा कि हमने शुरुआत में बहुत पहले डिस्कस किया था, कि इसकी कॉस्ट जो है वो अमेरिकन इकोनॉमी को उठानी पड़ रही है। अमेरिकन जनता में जो ट्रम्प साहब है, उनकी अप्रूवल रेटिंग्स डे बाय डे गिर रही है। अमेरिकन जो नॉर्मल सिविलियन जो वहाँ के इदारे हैं, वो वॉर से कभी भी इत्तेफाक नहीं रखते थे। इतने वॉर के खिलाफ वहाँ पे बड़े बड़े वियतनाम वॉर हुआ हो, या ये अफगानिस्तान वॉर हुआ हो, या इराक वॉर हुआ हो, वहाँ की जनता ये पसंद नहीं करती। इसको डिसाइसिवली फिनिश करना अमेरिका के कुव्वत के बाहर नजर आ रहा है। अभी तक जो इतने महीनों में हमने देखा कि इसको डिसाइसिवली पूरी तरीके से उन्होंने जो कर सकते थे, रजीम के टॉप लीडरशिप्स उन्होंने उड़ा दी। उन्हें उम्मीद थी कि ईरान सरेंडर कर देगा, पर वो हुआ नहीं। तो ईरान अपने न्यूक्लियर एस्पिरेशंस को सरेंडर कर देगा, अभी ये मेरे को होता हुआ नजर नहीं आ रहा जी। ठीक है सर, मैं और करूंगा ब्रिगेडियर सर का। सर, जिस तरह से अमेरिका कह रहा है कि ईरान तैयार है उसके यूरेनियम को लेकर, पर ईरान ने साफ कर दिया कि इस समझौते के अंदर जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसमें परमाणु नष्ट करने जैसी कोई बात नहीं रखी गई है। तो सर, क्या लगता है कि स्थायी हल निकलेगा इन सब चीजों के बीच में? साहिल जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अभिषेक जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि ईरान जो है वो बिल्कुल भी अपना जो है अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो उसकी है, या न्यूक्लियर इनरिच्ड यूरेनियम जो है, वो उसको बिल्कुल सरेंडर नहीं करे। क्योंकि युद्ध जो होता है वो एक छोटे अरसे के लिए होता है। जैसे कि हो सकता है ये युद्ध अगले 1 महीने में खत्म हो जाए, या 2 महीने में खत्म हो जाए, या 6 महीने में खत्म हो जाए। तो ले देकर के युद्ध जो है 8-9 महीने तक का रह सकता है, या 1 साल का रह सकता है। लेकिन युद्ध को हमेशा जब देखा जाता है, हिस्ट्री जब उसको देखती है 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, तो वो देखती है कि हमारे ऐसे कौन से डिसीजन रहे हैं जो कि हमारे को एक इनेबलिंग नेशन बनाया है, या हमें एक वीक नेशन बनाया। आज अगर ईरान अपना ये यूरेनियम अपने पास रख लेता है और किसी तरह से अपना ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू करता है, तो 20 साल बाद ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर नेशन होगा और एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन के उभरेगा। अगर वो आज सरेंडर कर देता है यूएस के लिए, कहने का मतलब अगर वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम यूएस के हाथ में दे देता है, या किसी कारण से अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बंद कर देता है, तो 20 साल बाद जो आने वाली जो नस्लें हैं वो हमेशा ईरान की प्रेजेंट लीडरशिप को ऐसे समझेंगे कि उन्होंने अपना जो था न्यूक्लियर प्रोग्राम वो यूएस को बेच दिया, और वो कहेंगे कि आज हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम वर्ल्ड के साथ मुकाबला कर सकें। इन लंबी सोच को देखते हुए मुझको तो नहीं लगता कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इसको सरेंडर करेगा। हाँ, हो सकता है वर्ल्ड प्रेशर के आते हुए अपना जो ये एनरिच्ड यूरेनियम है ये सेफगार्ड के लिए हो सकता है चाइना या रशिया के ऊपर, रशिया की लोकेशंस में भेज दे या रख दे। अमेरिका जब तक वो वहां पे ईरान भेजता नहीं है चोरी छुपे या बिना यूएस को बताए, यूएस बिल्कुल मानने वाला नहीं है। लेकिन एक सिचुएशन आप सोचिए कि अगर कल ईरान कहता है कि मैंने ये सारा यूरेनियम रशिया की एक साइट के ऊपर रख दिया है, तो यूएस के पास बहुत कम वजह रह जाएगी ईरान को टारगेट करने के लिए, और रशिया को तो वो टारगेट कर ही नहीं सकता। तो यूरोप ना ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद हो जाएगा, मुझको नहीं लगता है। और ड्राफ्ट में कहीं ना कहीं न्यूक्लियर इशू को साइड पे रखना ही पड़ेगा। लास्ट में ये यूरेनियम आपको एक दिन पता लगेगा कि या तो रशिया में चला गया है या फिर चाइना में चला। ठीक है सर, मैं करता रुका आपका। अच्छा डॉक्टर अभिषेक सर, आ, हम परमाणु कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कोई गुप्त समझौता हो रहा है? क्या गुप्त समझौते की तरफ बढ़ रहा है ईरान? ऐसी कोई बातें हो सकती हैं? अभी अजीत डोभाल साहब रशिया गए थे, और रशिया से उन्होंने कहा कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है टेररिज्म के ऊपर। अगर आप पाकिस्तान को, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं इस बात को, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी भी उसका, कि अगर आपको ईरान के द्वारा कर जाने वाला ये हमास दिखाई दे रहे हैं, हिजबुल्लाह दिखाई दे रहे हैं, हुतीज दिखाई दे रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट नहीं है? हमारे इंडियंस के हिसाब से अगर हम और आप बात करें तो ईरान
पाकिस्तान से ज्यादा जिम्मेदार देश हम मानते हैं कि पाकिस्तान से तो बेहतर कंट्री है ईरान, हमारे अगर अपने नजरिए से हम देखें। तो अगर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट हो सकता है तो ईरान को भी होने दीजिए, प्रॉब्लम क्या है? और अगर ईरान न्यूक्लियर स्टेट नहीं हो सकता और ये हमास और हिजबुल्लाह को आप खत्म करना चाहते हैं, पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय चल रहे हैं, जो उनकी आईएसआई खुलेआम ये और उनके जनरल साहब, ये फील्ड मार्शल साहब कहते हैं कि हम जिहादी आर्मी हैं, हम जिहाद करेंगे भारत के खिलाफ, तो ये कब तक पाकिस्तान के लिए के लेके जो अमेरिकी डुअल स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये कहां तक सही है? तो ये भारत जैसे देश भी मजबूत देश है, चाइना का भी कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर दबाव है। अभी माइको रूबियो साहब अमेरिका गए, ये चाइना गए थे, बड़ी बेइज्जती हुई उनकी वहां पे, बहुत एम्बेरस होके वहां से निकले। इंडिया आए, इंडिया में भी उन्हें कोई खास इज्जत नहीं मिली है। अब वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर से या फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग कर रहे थे। तो फिलहाल इंडिया का ये कहना है, हमारा जो मानना है कि डबल स्टैंडर्ड खत्म करे अमेरिका। अगर उन्हें ईरान का न्यूक्लियर एस्पिरेशंस पसंद नहीं है तो पाकिस्तान के क्यों पसंद है? अगर उन्हें हमास हिजबुल्लाह पसंद नहीं है तो लश्कर ए तैयबा और ये जैश ए मोहम्मद क्यों आप पैदा होने दे रहे हैं, इनको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? वर्ल्ड शुड बी, टेररिज्म इज टेररिज्म। जब कहते हैं कि टेररिज्म सारी दुनिया के लिए बराबर है, तो भारत के ऊपर जो टेररिज्म हो रहा है, जब हमारे यहाँ पे लोग मरते हैं तो वो आपको दिखाई नहीं देते, आपके यहाँ दो चार कुछ हो जाता है तो वो आपको दिखाई देता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड चलेंगे नहीं। और ये गुप्त डीलिंग्स के ऊपर बात चल रही है, इंडिया भी दबाव बना रहा है यूएस के ऊपर और चाइना भी दबाव बना रहा है। उनको कह रहा है कि अगर आप पाकिस्तान को अलाउ कर सकते हो तो ईरान को भी अलाउ करो ना। इसराइल के पास भी तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जब एक न्यूक्लियर स्टेट अभी है भाई, इसराइल ने आज तक खुद के अनाउंस नहीं किया, पर आई थिंक नोबडी इन द ग्लोबल, जिसको ग्लोबल सिनेरियोज की नॉलेज है, एवरीबडी नोज कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसराइल के पास। तो अगर इसराइल रख सकता है तो ईरान को भी रखने दीजिए। देखिए, गद्दाफी एक ऐसा आदमी था जिसने सेल्फ से सरेंडर कर दिया था अपना प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, और उसका क्या अंजाम किया है इन लोगों ने, यू हैव सीन कि पूरा नेटो उसके ऊपर आके कूद गया था। ये सारे रफेल वगैरह सब टेस्ट हुए थे वहां पे कि इनको वॉर टेस्टेड दिखाओ, लेबनान के ऊपर इनके इससे बमबारी करो। तो ईरान भरोसा नहीं कर रहा है, ईरान को अभी भी अमेरिका की इस बात पे भरोसा नहीं है। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स वॉर वेपन्स नहीं है, ये युद्ध लड़ने के लिए नहीं है, ये डेटरेंट है। ये भविष्य में हमारे ऊपर कोई हमला ना कर सके उसका डेटरेंट होता है न्यूक्लियर वेपन। तो ईरानियों की मेरे ख्याल से तो जायज मांग है जी। ठीक है सर। ब्रिगेडियर सर, इजराइल इस संभावित डील को सुरक्षा की दृष्टि से किस नजरिए से देख रहा होगा? देखिए, इजराइल बेसिकली यूएस का ही एक एक्सटेंशन है साउथ एशिया में, साउथ वेस्ट एशिया में। इजराइल को सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर ईरान न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम चलाता है। आज की डेट में ईरान के पास कोई ऐसी मिसाइल नहीं है कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड लगा करके मिसाइल को सीधा यूएस के ऊपर फायर कर सके, लेकिन उसके पास ऐसी 1000 मिसाइलें हैं जो कि सीधा इजराइल के ऊपर फायर किया जा सके। इसलिए इजराइल जो है वो हर शॉर्ट टर्म में चाहता है कि ईरान जो है वो टोटल सरेंडर कर दे, ईरान जो है वो अपना इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हो जाए, उसकी ऑयल वाली मशीनरी खत्म हो जाए, उसका हार्मोस के ऊपर कंट्रोल ना रहे। किस लिए? क्योंकि उसके बाद इजराइल एक ऐसा देश बन के उभरेगा जिनका उस इलाके खित्ते में एक वर्चस्व रहे। अगर आज ईरान ये सब कुछ सरेंडर नहीं करता है तो 10 साल के बाद ईरान एक ऐसा देश बन के निकलेगा जिसका एक बराबर की टक्कर होगी इजराइल के साथ। इजराइल का लैंड मास और ईरान का लैंड मास, उसका कोई मुकाबला ही नहीं। अपना ईरान का ऑयल रिजर्व्स, गैस का इसका जो रिजर्व्स हैं उसका, और ईरान अपना इजराइल का कोई मुकाबला ही नहीं है। और जो एक विल टू फाइट है वो तो खैर दोनों कंट्रीज में ही बराबर है, लेकिन जो अंडरग्राउंड सिटीज जो इजराइल ने बना रखी हैं, जो कि रेप्लिकेट किए हैं हमास ने भी अपने इलाकों में, और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी उसको रेप्लिकेट कर रही हैं, वो इसको एक रोल मॉडल देखती है। अगर वो सब
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इजराइल अपना ईरान को रोल मॉडल देखती हैं कुछ एक खित्तों में, तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि भाई कल को ईरान जो है वो इजराइल से एक ज्यादा पावरफुल नेशन बन जाएगा, जो कि इजराइल भी नहीं चाहता है, यूएस भी नहीं चाहता, क्योंकि यूएस की डोमिनेशन जो है इस अरबिक वर्ल्ड में वो खत्म हो जाएगी। जिस आज की डेट में जैसे कि आप देखें कि ईरान, जैसे यूएस ईरान पे अटैक करता है, ईरान अपने नेबरिंग कंट्रीज के यूएस बेसिस पे हमला कर देता है। इससे क्या साबित होता है कि यस मैं भी कुछ हूं। अगर उसके पास दम नहीं होता तो वो उन बेसिस के ऊपर हमला नहीं करता। आज अगर उसकी इतनी हिम्मत है, 10 साल बाद जब उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा, तो जैसे डॉक्टर अभिषेक ने बताया, उसका एक न्यूक्लियर डेटरेंस बन जाएगा। वो न्यूक्लियर डेटरेंस ही उसको बचाएगा कि भाई मुझसे पंगा मत लेना, अगर मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हें भी तबाह कर सकता हूँ। तो ये जो चीजें होती है न्यूक्लियर डेटरेंस, एक जो एक शक्तिशाली देश होता है वो अपने देश की ज्यादा प्रोटेक्शन कर सकता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट की ज्यादा प्रोटेक्शन कर सकता है। इसी के साथ साथ ये अपना जो तेल है वो युआन में बेचना शुरू कर देगा। इसको देखा देखी बाकी के अरब कंट्रीज भी हो सकता है कि तेल जो है वो युआन में या और लोकल करेंसी में बेचना शुरू कर दे। इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? डी डॉलराइजेशन से सबसे ज्यादा नुकसान यूएसए को। अल्टीमेटली लॉन्ग गेम प्लान ये है कि ईरान को क्यों खत्म करना चाहते हैं, ताकि डी डॉलराइजेशन ना हो, डॉलर का वर्चस्व बना रहे। अगर डॉलर का वर्चस्व बना रहेगा तो यूएस का वर्चस्व बना रहेगा। यूएस इजराइल के माध्यम से इस इलाके के ऊपर अपना पूरा एक डोमिनेंस करना चाहता। ठीक है सर। अभिषेक सर, जैसे आपने पहले भी बात की, आपको क्या लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो है भरोसे की सबसे बड़ी जो बाधा जो है वो क्या है आज के दौर में? किस लिए भरोसा जो है वो ईरान अमेरिका पे नहीं करता? क्या अमेरिका भी ईरान पर भरोसा नहीं करता? क्या वो भी उस कंडीशन में है? देखिए, अमेरिका की बात अलग है, परंतु ईरान के साथ समस्या क्या है, आप मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज का जो पास्ट का एग्जांपल है, वो जो उनका एक्सपीरियंस है, पास्ट का एक्सपीरियंस है, आप लीबिया का देख लीजिए, गद्दाफी साहब के साथ उन्होंने जो किया, जो गद्दाफी साहब के टाइम का लीबिया था और आज का जो लीबिया है, वो जमीन आसमान का अंतर आ गया है। आप देखिए इराक के साथ इन्होंने क्या किया। ये जो सद्दाम हुसैन भी वेस्ट का ही नुमाइंदा था, उसको भी एक तरीके से पावर में बैठाने वाले यूएस और ये फ्रांस और ये यूके, यही लोग थे, वेस्टर्न पावर्स ही थी जो उसको प्रॉप अप करके यहाँ पे बैठा पाए थे। और ये जो करंट रिजीम है ईरान का, इसमें भी यूरोपियन पावर्स के सहयोग के बिना ये बन नहीं पाता। ये जो खमेनी साहब थे, इन्होंने अपना पूरा एग्जिल फ्रांस में, पेरिस में बिताया और वहीं से ब्रॉडकास्ट किया करते थे लोग ईरान में, ये जो रेवोल्यूशन हुआ था। तो इन लोगों के साथ जो इन लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से इन्होंने पूरी तरीके से मुल्क डिस्टर्ब कर दिए। जो जिन मुल्कों ने पेट्रो डॉलर को एक्सेप्ट कर लिया, जैसा कि सर कह रहे थे कि अमेरिका की जो इकोनॉमी की बैकबोन है वो पेट्रो डॉलर जो पैक्ट है इनका अरब कंट्रीज के साथ, वो है, वो डोमिनेंस ये खत्म नहीं होने देना चाहते। इसी वजह से इन्होंने बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को, आप लीबिया को उठा लीजिए, इराक को उठा लीजिए, इनफैक्ट ये जो इन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, उसका जी। भी एकमात्र कारण यही था कि वो, और ईरान के साथ भी जो ये कर रहे हैं उसका एकमात्र कारण यही है कि कहीं ये लोग डॉलर से अलग करेंसी में अपना तेल बेचने के लिए तैयार थे, इच्छुक थे, बेच रहे थे। तो ईरानियों के साथ समस्या क्या है कि वो चाहते नहीं है, उनको मालूम है कि एक बार हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर फुली डोमिनेंस आ जाएगी यूएस की। और यूएस, ये चाइना एंड रशिया एंड इंडिया ऑल्सो, हम भी ये जो चेन है, ये जो बेड़िया है यूएस डॉलर की, पेट्रो डॉलर की, हम तोड़ना चाहते हैं। ब्रिक करेंसी लाने की भी हम चर्चाएं करी थी हमने। उसी जैसे ही ये चर्चाएं शुरू हुई, उसी के बाद पूरा माहौल मिडिल ईस्ट का और ये सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ, क्योंकि यूएस को बहुत डर है इस बात का कि ये पेट्रो डॉलर की जो मेरी डोमिनेंस है वो टूटनी नहीं चाहिए। और ये डोमिनेंस बना के रखने के लिए वो अपनी मिलिट्री को, पावर को एक्सरसाइज करते हैं। जैसा कि सर ने कहा, इजराइल एक वेसल स्टेट है,
बाकी मिडिल ईस्ट की ये जो कुवैत हो गया, ये सब जो है यूएस, ये सऊदी वगैरह, ये प्रोटेक्टरेट्स है। इन्होंने अपनी सॉवरेनिटी बेच रखी है यूएस को पेट्रो डॉलर पैक्ट के नाम पे। इनकी सुरक्षा की गारंटी यूएस ने ले रखी है। जी ईरान ये करने के लिए राजी नहीं था। इसराइल का जो एकमात्र वहां पे होने का एकमात्र कारण यही है कि यूएस अपनी जो हेगेमोनी है, जो पेट्रो डॉलर के थ्रू उसने बनाई है, उसको मिलिट्रीली वहां पे एक प्रेजेंस रखना चाहता है। और इसराइल की मिलिट्री इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और वहां पे यूएस के बेसिस भी हैं। तो ये कैसे समझौता होगा? कोई अंदर खाने हो सकता है, डील हो रही हो कि हम आपको अलाउ कर देंगे, आप रशिया में रख लीजिएगा अपना वो यूरेनियम वगैरह कर लीजिए, पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होती हुई मेरे को यहाँ पे नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये वर्ल्ड इज चेंजिंग, मल्टीपोलर होता ही जा रहा है इस समय। चाइना इज नो लेस पावरफुल देन यूएस। देखिए, मैं मानता हूं 19 है, 21 यूएस है, वो 19 है, पर सेकंड बिगेस्ट पावर चाइना बन चुका है, और मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का कोई मुकाबला नहीं है, यूएस भी नहीं कर सकता। जी हाईटेक जो टॉप एंड टेक्नोलॉजी यूएस के पास है, बड़ा एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, जो हाई टेक इंडस्ट्रीज हैं, वो यूएस के पास जरूर है, पर कितने दिन और? चाइना इज कैचिंग अप वेरी फास्ट एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग आवर बेस्ट। भारत भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम भी घुसे। और ये जब तक डॉलर की डोमिनेंस रहेगी वर्ल्ड इकोनॉमी पे, तब तक ये संभव नहीं है कि भारत हो या चाइना हो या रशिया हो, कि हम यूएस की डोमिनेंस से बाहर आ पाए। क्योंकि आज भी चाहे चाइना हो चाहे हम हो, हमें विदेशी रिजर्व जो हम कहते हैं, वो विदेशी रिजर्व होते क्या? वो पेट्रोल ही तो है, वो यूएस बॉन्ड्स ही तो हैं। जी यूएस बॉन्ड्स में हम इन्वेस्ट करके रखते हैं, वही हमारे रिजर्व्स हैं। तो ये इन बेड़ियों सुख से बाहर आना चाहते हैं सभी देश, परंतु फिलहाल अमेरिका की मिलिट्री डोमिनेंस इतनी ज्यादा है कि वो ये होने नहीं दे रहा है। देखते हैं, ठीक फिलहाल टेम्परेली हो सकता है कुछ समझौता हो जाए, पर लॉन्ग टर्म में तो ये जो चर्निंग चल रही है, जो ग्लोबल चेंज चल रहा है पूरी दुनिया में, जी वो होकर ही रहेगा कुछ ना कुछ। जी। ठीक है सर। ब्रिगेडियर सर, आपका क्लोजिंग कमेंट चाहिए मुझे। देखिए, अभी ये जो वॉर चल रही है, इसमें ये नहीं है कि कौन जीतता है, इसके है कि कौन जो है पोस्ट वॉर जो अलायंस है और पोस्ट वॉर डोमिनेंस है, उसको शेप कौन करता है। तो मिलिट्री विक्ट्रीज कैन बी अचीव्ड इन डेज, पर स्ट्रेटेजिक विक्ट्रीज आर अचीव्ड इन ईयर्स। स्ट्रेटेजिक विक्ट्रीज के ऊपर ध्यान देंगे सारे देश, मिलिट्री विक्ट्रीज के ऊपर इतना नहीं है। और जो कंट्रीज जो ये सारी लड़ाई लड़ते हैं, अल्टीमेटली इसका जो हिस्ट्री है वो बताएगी कि कैसे इसके ऊपर देशों के सियासतदानों ने या इनके लीडर्स ने रिएक्ट किया। और कोई भी लीडर अपने आप को, अपनी पब्लिक को लेट डाउन करता हुआ नहीं दिखेगा। इसलिए ये जो अभी जो वॉर चल रही है, ये तो लंबी चलेगी थोड़ी सी, कुछ आपको एक्सटेंशन दी जाएंगी, कुछ आपको शांति विराम 2 महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का दिया जाएगा। इसी के बीच में कुछ ना कुछ बैकग्राउंड नेगोशिएशंस चलेंगी, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड अल्टरनेटिव्स निकलेंगे, और अल्टीमेटली डिस्कशन से ही इसका हल निकाला जाए। ठीक है सर। अभिषेक सर, आपका क्लोजिंग कमेंट। मैं पूरी तरीके से सर की बात से इत्तेफाक रखता हूं। ये वॉर अभी टेम्परेली, ये सीज फायर जैसे होते रहते हैं, ये होते रहेंगे, पर बीच बीच में स्क्रमिशेस भी होती रहेंगी, जैसे कि अभी हमने देखा कुवैत के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया ईरान ने, और अमेरिका अपनी तरफ से बंदर अब्बास पे हमला करा अमेरिका ने। तो ये तो होता रहेगा। इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये तो लंबे समय पे, थोड़ा समय बाद पता चलेगा। ये मेरे को ऐसा लगता है अभी 1-2 महीने और कम से कम खिंचने वाली है। जी। ठीक है सर, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर वीरेंद्र सलाथिया सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर अभिषेक रावत सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए सर, धन्यवाद बहुत। तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त इतिहास के बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। एक तरफ युद्ध विराम, निवेश और कूटनीति की बातें हैं, तो दूसरी तरफ मिसाइलें, सैन्य अभियान और परमाणु तनाव की आशंकाएं भी कायम है। अमेरिका और ईरान के बीच बनने वाला हर समझौता सिर्फ दो देशों का मामला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल सप्लाई और वैश्विक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि ये डील शांति का रास्ता खोलती है या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है। द रियल इशू में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।